आज हम लोग भारतीय संविधान एवं उसके राज्य व्यवस्था से संबंधित मेंस के प्रश्नों पर विचार करेंगे, देखेंगे कि प्रश्न का आंसर किस तरीके से लिखा जाए और जो भी स्टूडेंट दे रहे मेंस उनकी तुलना में हमारा आंसर कैसे सकारात्मक हो, कैसे पॉजिटिव हो, औरों की तुलना में हम प्रत्येक क्वेश्चन पर एक नंबर ज़्यादा, एक अंक ज़्यादा लाएं। हम उसी पर चर्चा करेंगे। मैं अशोक राज अल्बिडो आईएएस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए हम प्रश्न की श्रृंखला पर चलते हैं। इसमें प्रश्न क्या लिखा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के दर्शन का सार है। टिप्पणी करें। सबसे बड़ी समस्या ये आता है, टिप्पणी जो करना है उसको हम कैसे लिखें, किस प्रकार से लिखें, ये सबसे बड़ा विकट रूप है। आलोचनात्मक विवरण, समालोचनात्मक विवरण, व्याख्या, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा संविधान के दर्शन का सार है, इसको लिखना कैसे है इन योर ओन वर्ड। तो सबसे पहले देखिए, हम लिखने का हमारे पास एक आंसर का फॉर्मेट होना चाहिए। आंसर का फॉर्मेट क्या होगा? आंसर फॉर्मेट, आंसर फॉर्मेट क्या होना चाहिए हमारे पास कि हम सबसे पहले प्रीएम्बल जो दिया गया है, ये जो प्रस्तावना लिखा गया है, इस प्रस्तावना को संक्षेप में लिखें। सबसे पहले भूमिका हमारे पास होना चाहिए। भूमिका का मतलब जो शुरुआती चरण लिखते हैं, अर्थात जो हम लोग मान के चलिए शुरुआत में लिखते हैं, प्रस्तावना के तौर पर लिखते हैं। तो प्रस्तावना में भूमिका जो है, ये भूमिका में प्रस्तावना के बारे में संक्षेप में लिखना है। प्रस्तावना के बारे में संक्षेप में लिखना है। कैसे लिखना है? संक्षेप में। संक्षेप में लिखने का मतलब क्या होता है कि हम 250 शब्द दिया गया है, मान के चलिए 3 या 4 लाइन लिखें। और ध्यान देना, ज़्यादा पैराग्राफ बनाने के बजाय कुछ स्टेटमेंट के आधार पर, कुछ ग्राफिंग के आधार पर, इस तरीके का ग्राफ कई तरीके के होते हैं, चित्र के माध्यम से आप आंसर राइटिंग करें। तो सबसे पहले भूमिका लिखें। इस भूमिका में प्रस्तावना के बारे में संक्षेप में लिख दें। 3, 4 लाइन, 5 लाइन लिख सकते हैं, है ना? 4 से 5 लाइन। ठीक। इसके बाद में जो मेन पार्ट है, मुख्य भाग, मुख्य भाग पर हम देखेंगे। मुख्य भाग जो लिखा जाएगा उसमें क्या लिखेंगे? मुख्य भाग, मुख्य भाग को 3-4 चरणों में बांट दीजिए। 3-4 चरणों में बांट दीजिए, तब उसके बाद में लिखिए। अंत में इसका जो है निष्कर्ष लिखें कि निष्कर्षता ये कहा जाता है, कंक्लूजन देना है। और ये जो निष्कर्ष होना चाहिए ये भी ज़्यादा लाइन में नहीं होना चाहिए, 3-4 लाइन में। और ये निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? सकारात्मक, सकारात्मक, सकारात्मक। लगभग 3 से 4 लाइन या 5 लाइन भी कह सकते हैं। 3 से 4 लाइन या 5 लाइन भी हो सकता है, लेकिन वो हमारा जो आंसर हो पॉजिटिव हो। कैसा हो? पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये हमारे पास पहले से माइंड मेकअप होना चाहिए कि हमें लिखना क्या है। अब आइए शुरू करते हैं, लिखेंगे क्या। इस पर हम इसको मैं हटा देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे भारतीय संविधान में आंसर जो हमारे पास लिखेंगे, तो लिखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना अगर देखेंगे NA पालिकी वाला, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि ये जो प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका शब्द है संविधान में, भारतीय संविधान की जो लिखेंगे, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है, उद्देशिका
ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया एक शब्द है। हमारे संविधान में कहीं भी प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना के स्थान पर उद्देशिका शब्द आया है। ये उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू का देन है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। आगे चलकर 22 जुलाई 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होता है और उसी के बाद में अनेक समितियां बनती हैं, जैसे संचालन समिति, संघ समिति, प्रांत समिति, झंडा समिति, प्रारूप समिति, जिसमें सबसे बड़ी जो समिति थी प्रारूप समिति थी, जिसे हम लोग पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, और जिसके अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया था, जिन्हें हम लोग बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। तो ये उद्देशिका जो है भारतीय संविधान में उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया एक शब्द है। इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद में फिर लिख सकते हैं N.A. पालकी वाला, N.A. पालकी वाला, N.A. पालकी वाला जो है ये संविधान सभा में ही है, इनका संविधान के जानकार हैं। तो इनके शब्दों में इन्होंने क्या कहा है, उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना, प्रस्तावना भारतीय संविधान का, प्रस्तावना भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, परिचय पत्र, भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। ये लिख सकते हैं N.A. पालकी वाला के शब्द में। तो भूमिका में भारतीय संविधान में उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया शब्द है, ये लाइन लिखिए। इसके बाद में तुरंत लिख सकते हैं N.A. पालकी वाला के शब्दों में या के अनुसार, कथनानुसार या मतानुसार प्रस्तावना या उद्देशिका भी लिख सकते हैं भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। भारतीय संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। इतना लिखने के बाद में फिर उसके बाद लिख सकते हैं प्रस्तावना में, हमारे प्रस्तावना में संविधान जो निर्माता थे, संविधान निर्माताओं की महान व आदर्श सोच झलकती है। तो ये भी लिख सकते हैं भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं की, संविधान निर्माताओं की, संविधान निर्माताओं के महान व आदर्श, महान व आदर्श सोच झलकती है। आदर्श सोच, आदर्श सोच प्रतिबिंबित होती है, प्रतिबिंबित होती है, प्रतिबिंबित होती है, ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा कि तो इतना आप कहने का मतलब कहाँ लिखेंगे, जो भूमिका है, इतना लिखने के बाद में संविधान उद्देश्य, संविधान, भारतीय संविधान में उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया शब्द है। N.A. पालकी वाला के शब्दों में, अर्थों में या मतानुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। भारतीय संविधान में प्रस्ताव, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, प्रस्तावना में संविधान निर्माता जो है कौन है, संविधान निर्माताओं के महान व आदर्श सोच झलकती है। इतना लाइन काफी ज्यादा है। इसके बाद में कुछ फिगर दीजिए। फिगर लिखने के बाद में आप अलग तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे क्या लिखेंगे, इसको हटा। आगे देखिए, हम लोग एक फिगर इस तरीके का बना सकते हैं, और फिगर में जो आप बनाते हैं, जो ग्राफिंग करते हैं, इसके वर्ड को इस 250 वर्ड में, 250 वर्ड में काउंट नहीं किया जाता, और ये अच्छा मार्क देने में सहयोग करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका लिख सकते हैं, और यहाँ पर इस तरीके का एक फिगर मैंने बना दिया। सबका बनाने का फिगर अलग अलग तरीका हो सकता है, और सब अलग अलग एंगल से बनाते हैं। रहेगा सेम कहानी वही। अब उसमें कौन ज़्यादा बेटर है, बेटर में द बेस्ट भी हो सकता है, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो सकता है।
तो इसमें संप्रभुता हो गया, संप्रभुता। देखिए जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में पूरे संविधान का क्या है, सार है। प्रीएम्बल में क्या है, पूरे संविधान को अगर पढ़ना है तो किसी ने प्रस्तावना उसका पढ़ लिया, प्रीएम्बल उद्देश्य का पढ़ लिया, तो समझ लीजिए पूरा संविधान समझ गया। और उद्देश्य का ही नहीं समझ पाया, शुरुआत का ही चरण नहीं समझ पाया, तो पूरा समझना अच्छा नहीं लगेगा। तो संप्रभुता पूरे संविधान में है, प्रस्तावना में है। न्याय शब्द हमारे पास है, बंधुता है, बंधुत्व जो भावना है, समता है, समता के साथ अखंडता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये भी लिख सकते हैं। गणराज्य लिख सकते हैं, लोकतंत्र लिख सकते हैं, गणराज्य लोकतंत्र लिख सकते हैं। इस तरीके का कई चीजें आएंगी, यहां पर आदि लिख सकते हैं, आदि। इसका मतलब और ज्यादा भी है, ईटीसी। तो एक फिगर बना दीजिए। इस फिगर बनाने के बाद में अब फिर नीचे से लिखिए, उपर्युक्त शब्दों से, उपर्युक्त ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है। उपर्युक्त ग्राफ से, यहां से लिखिए उपर्युक्त ग्राफ, एक ग्राफिंग कर दिया गया है, ग्राफ से स्पष्ट है कि इस तरीके का। आंसर पे लिखिए, इसको हटा दिया जाए। इसके बाद में हम लोग लिख देंगे उपर्युक्त ग्राफ से। उपरोक्त नहीं लिखिएगा, उपरोक्त शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। उपर्युक्त वर्तनी के हिसाब से शुद्ध माना जाता है हिंदी में। तो उपर्युक्त ग्राफ से स्पष्ट है। अभी जो मैंने फिगर में लिखा था, भारतीय संविधान में संप्रभुता, एकता, अखंडता, न्याय भी लिख सकते हैं, समता, बंधुत्व इस तरीके का लिख सकते हैं। गणराज्य, लोकतंत्र इस तरीके का आप लिख सकते हैं। तो गणराज्य, लोकतंत्र आदि ऐसे शब्द जितना लिख सकें, आदि उसके बाद लिख दें। आदि शब्द भारतीय संविधान के दर्शन को इंगित करते हैं। आदि शब्द भारतीय संविधान के दर्शन को इंगित करते हैं। इस तरीके का लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद में फिर लिखिए, लाइन चेंज कर दीजिए। भारत ने या भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, चाहे भारतीय संविधान में लिखें या भारत ने, भारतीय संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र को अपनाया गया है इस तरीके का। और ये जो लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र इंग्लैंड के लोकतंत्र के अधिक निकट है, या भारतीय लोकतंत्र इंग्लैंड के लोकतंत्र का अनुसरण करता है, या भारत का लोकतंत्र इंग्लैंड के लोकतंत्र से मिलता है। इसका मतलब भारत ने कैसा लोकतंत्र अपनाया है, लोकतंत्र जो व्यवस्था अपनाया है, संसदीय लोकतंत्र अपनाया है। फिर आगे लिख सकते हैं, भारत का लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र जैसा है, संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, या भारत में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। इस तरीके के लिख सकते हैं। अब इसके बाद में आप लिख सकते हैं, एक ग्राफ बना दीजिए इस तरीके का, लोकतंत्र। इसके बाद में इसको इस तरीके का ग्राफ कर दीजिए, 2 लाइन में कर दीजिए, 2 लाइन में। एक संसदीय लोकतंत्र, और उसके बाद में लिख सकते हैं अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अब देखिए जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, क्या है, अध्यक्षात्मक जो लोकतंत्र है, तो मैंने ये लिख दिया। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र कितने तरीके का, एक संसदीय लोकतंत्र, दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र।
संसदीय लोकतंत्र में कौन कौन है? एक ब्रिटेन है और दूसरा कौन है? भारत। इसका मतलब भारत का जो लोकतंत्र है संसदीय लोकतंत्र है, जबकि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था अमेरिका में है, यूएसए में। इट मीन्स, अब एक लाइन हम फिर ये लिख सकेंगे कि भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। कैसे लोकतंत्र को अपनाया है? संसदीय लोकतंत्र को। भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। और इसको फिर आगे एक्सप्लेन कर दीजिए। जॉन अब्राहम लिंकन के शब्दों में, जॉन अब्राहम के अनुसार जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा शासन, अर्थात संपूर्ण सत्ता, जो शासन का स्रोत है, शासन का जो सत्ता है, वो किस में निहित है? जनता में निहित है। एक लाइन में लिख सकते हैं, जॉन अब्राहम लिंकन के अनुसार। इसको हटा दिया जाए और इसके बाद में हम लिख देंगे जॉन अब्राहम के शब्दों में, जनता का शासन जनता के लिए। जॉन अब्राहम लिंकन अमेरिका के कानून के जानकार हैं। इनके शब्दों में अगर देखेंगे तो लिख सकते हैं, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। पूरा मैं ऐसे कर दे, आपको पूरा लिखना है और उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, बहुत अच्छा माना जाएगा आंसर। इस तरीके का आप लिखने के बाद में फिर लिखिए। अगर एक्सप्लेन अगर करना चाहें तो 2 लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सत्ता का जो अंतिम पावर है, सत्ता का अंतिम पावर जनता में अर्थात लोक में निहित है, वहाँ की जनता में, वहाँ की आम आदमी में निहित है। इस तरीके से लिख सकते हैं। सर्वोच्च पावर किसमें के पास है? आदमी चाहे तो सरकार बदल सकती है। तो अपने शब्दों में, ऐसा नहीं कि आपको देहाती भाषा में लिखना है, अपने आपको प्रशासनिक लहजे में लिखना है कि लगे कि हाँ ये इस स्टूडेंट में प्रशासनिक गुण है। आगे हम क्या लिखेंगे? आगे देखिए, आगे हम लोग संप्रभुता पर लिखेंगे। भारत ने अगर बात करें, भारत ने कैसा व्यवस्था अपनाया है? भारत ने संप्रभुता को अपनाया है, या भारतीय संविधान में संप्रभुता है। भारतीय संविधान ने संप्रभुता को अपनाया है, या ऐसे लिखिए, भारतीय संविधान में संप्रभुता को स्थान दिया गया है। इसका अर्थ यह है, भारत आंतरिक मामलों में, भारत क्या है? भारत लिखना होगा आपको अपने वर्ड में, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए पूरा नहीं लिख रहा हूं। भारत आंतरिक मामलों में स्वतंत्र और सर्वोच्च दोनों है, स्वतंत्र और सर्वोच्च दोनों है। अब देखिए, मैंने ऐसे और का चिन्ह बना दिया, ऐसे आपको नहीं चिन्ह बनाना, आपको और लिखना है। भारत आंतरिक मामलों में, आंतरिक मामले का मतलब होता है गृह अपने नीति में, अपने देश के अंदर स्वतंत्र भी है और सर्वोच्च भी है। लेकिन बाह्य मामलों में, बाह्य मामले का मतलब विदेश मामलों में, जो हमारी विदेश नीति है, जो हमारी कूटनीति है, वैदेशिक मामलों में, चाहे विदेश मामला लिखें या वैदेशिक मामला या बाह्य लिख सकते हैं। बाह्य मामलों में केवल स्वतंत्र है। क्या है? केवल स्वतंत्र है। यहाँ केवल लिख सकते हैं, केवल स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है, सर्वोच्च नहीं है। कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जो भी हो। तो भारत ने संप्रभुता को अपनाया है। संप्रभुता का मतलब जो होता है कि भारत, इसका अर्थ फिर लिख सकते हैं, इसका अर्थ है भारत किसी देश से कोई सीमा ले सकता है, कोई देश के साथ समझौता करके उसके कुछ भाग को अपने में मिला सकता है या पूरे भाग को मिला सकता है।
या अपने भाग का जो दावा किया है हमारा ये है, उसको दावा को त्याग सकता है या उसको विदेश को दे सकता है। फिर उदाहरण यहाँ लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण भी सपोर्ट करने के लिखना होगा। जैसे 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत सरकार ने भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बाड़बंदी, पुनः बाड़बंदी किया, जिसमें भारत के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश में गए और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र भारत में आए। इसका मतलब भारत का जो पहले का दावा था वो दावा भारत ने त्याग दिया और बांग्लादेश के कुछ जो क्षेत्र थे उसको अपने में लिया। इसके पहले का अगर उदाहरण देना चाहें, सिक्किम का, सिक्किम पहले कोई दूसरा देश हुआ करता था। अब वहाँ पे यदि आप लिखेंगे इस यानी कि इस अनुच्छेद के द्वारा, इस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत सरकार ने अपने अंदर एक नया जो है राज्य का मान्यता देते हुए नए राज्य के रूप में शामिल कर लिया। तो विदेशी सीमा का निर्धारण कुछ अपने अंदर ले सकता है और अपना जो है कुछ दे सकता है, त्याग कर सकता है या दावा कर सकता है। अपने शब्द में ही लिखना है, ठीक। अब आप एक दिन में नहीं आएंगे, जब डेली लिखेंगे तब प्रशासन में डेली आपका हैबिट बनेगा। ये हैबिट गुड हैबिट है, गुड हैबिट वालों को ही प्रशासन में रखा जाता है। अंडरस्टैंडिंग? तो बाह्य मामलों में इस तरीके का लिख सकते हैं। इसके बाद में आप इस पर तुरंत फिगर दे दीजिए। अब फिगर क्या दे सकते हैं इस तरीके का, आपको फिगर देना है क्या, देखिए इसमें फिगर लिखना है आपको, संप्रभुता, 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 संप्रभुता को ऐसे दिखा सकते हैं, आंतरिक मामला, आंतरिक और बाह्य या विदेश या वैदेशिक, 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 इस तरीके का दिखा सकते हैं। दो चीजें, एक आंतरिक दिखा दीजिए, एक वैदेशिक या बाह्य लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं क्या, दो चीजें हैं, एक तो स्वतंत्र है और दूसरा क्या है, सर्वोच्च है। और इसमें क्या है, केवल स्वतंत्र है, केवल क्या है, स्वतंत्र, स्वतंत्र, केवल स्वतंत्र, सर्वोच्च नहीं। वो देश क्या होगा, संप्रभु देश होगा। इस तरीके का थोड़ा सा एक बीच बीच में ग्राफ देते रहेंगे तो अच्छा माना जाएगा आंसर। हमारे कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। औरों की तुलना में हमें एक नंबर प्रत्येक प्रश्न पर ज़्यादा लाना हमारे लिए ज़्यादा समझदारी होगा। अब इसके बाद में हम लिखेंगे भारतीय मूल संविधान में अगर देखेंगे, हमारे जो मूल संविधान था इसमें 3 शब्द नहीं जोड़े गए थे और ये तीनों जो है संविधान के दर्शन के रूप में, सार के रूप में एक दिखाई देते हैं, तत्व के रूप में दिखाई देते हैं, जिसमें समाजवाद शब्द है, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता शब्द है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है जो संविधान के सार के रूप में दिखाई देते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा इससे जोड़ा गया। ये जो मैं बता रहा हूँ मेंस में भी काम करता है और प्री में भी काम करेगा, आपकी बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इतना हो गया। इसके बाद में आप क्या लिख सकते हैं, भारतीय मूल संविधान में, भारतीय मूल संविधान में, भारतीय मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, और अखंडता, ये 3 शब्द नहीं थे। ये 3 शब्द जो है मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा
1976, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये 3 शब्द जोड़े गए। इन तीनों शब्द में अब एक एक करके एक्सप्लेन कर दीजिए। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य, फिर एक्सप्लेन कीजिए। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य, पंथ निरपेक्ष, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष को 1976 में स्थान दिया गया। इससे तात्पर्य, देखिए 150 शब्द में यदि कहता तो थोड़ा उसको लिखना सब है, कम यानी कि छोटा करके लिखना है। 250 शब्द है, उसको और विस्तार रूप देना है। भारतीय संविधान में 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द को स्थान दिया गया। इससे तात्पर्य भारत में प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संविधान किसी एक धर्म के विशेष का महत्व नहीं देता, किसी एक धर्म के विशेष की उन्नति के बारे में नहीं सोचता, अर्थात सभी धर्मों को समाहित करता है। जैसे सर्वधर्म समभाव, इसके बाद में एक शब्द जरूर लिखेंगे, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव। ये शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत अच्छा नंबर दिलाएगा, सर्वधर्म समभाव। ठीक, इतना लिखने के बाद में आप के पास जो है पंथ निरपेक्ष जब आप लिखते हैं, पंथ निरपेक्ष में आपको मुख्य शब्द मैंने क्या बताया है पंथ निरपेक्ष में, तो भारतीय संविधान में मैंने बताया पंथ निरपेक्ष को आप लिखेंगे। पंथ निरपेक्ष में सबसे बड़ा मेन शब्द आपका किसका रोल है, सर्वधर्म समभाव। ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सर्वधर्म समभाव का मतलब होता है इंडिया में अर्थात भारत में सभी धर्मों का यहाँ पे समान रूप से मान सम्मान है, यहाँ पे लोग रहते हैं, ये शब्द बता देता है। इसके बाद में समाजवाद शब्द बताएंगे, समाजवाद या समाजवादी शब्द। समाजवाद, भारत ने समाजवाद शब्द को अपने संविधान में स्थान दिया है, प्रस्तावना में स्थान दिया है। समाजवाद का मतलब होता है समाज में सभी का समान रूप से उन्नति, समाज में सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी का समान रूप से, लेकिन उसमें जो वंचित वर्ग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनका पहले विकास करना। इसका मतलब ये अपने लाइन में इंगित कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद में हम समाजवाद हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी ला सकते हैं। एक लाइन में अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता का अर्थ है हमारे देश को खंडित नहीं किया जाएगा, खंडित नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग रहते हैं और यहाँ पे विविधता होते हुए भी एकता है। इसका जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे देश की स्वतंत्रता के समय 1962 के युद्ध के समय, 1965 के युद्ध के समय, कारगिल युद्ध के समय, या अभी जम्मू कश्मीर के विभाजन के समय, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के समय, तो हमारे देश में एकता बनी हुई है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं लिखिएगा कि उस समय विरोध हो रहा था, कुछ लोग कह रहे थे, कोई पार्टी, वो अपना जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना उनका अलग मत है, वो तो अपना वोट बैंक का काम है, कुर्सी वाला काम है, तो उसको नहीं लिखना है। ठीक। अब इसके अलावा भारतीय संविधान में लिख सकते हैं, भारतीय संविधान में न्याय शब्द को अपनाया गया है। यह न्याय शब्द रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। रूसी शब्द है, रूसी शब्द क्या, रूस के संविधान से लिया गया है। भारत में न्याय 3 प्रकार की बात किया गया है। कैसे न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रीएम्बल यानी कि प्री प्रश्न में पूछे गए हैं, कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय की संकल्पना है?
तो 3 प्रकार की जो न्याय है ये रूस से लिया गया है। एक है सामाजिक है, दूसरा है आर्थिक है और तीसरा है राजनैतिक। तो कौन से न्याय की बात नहीं किया गया है? तो एक जो हमारा धार्मिक न्याय है, इस धार्मिक न्याय की बात नहीं किया गया है। धार्मिक न्याय इसलिए नहीं कहा गया है, अगर धार्मिक न्याय होता तो पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं आता, पंथ निरपेक्ष नहीं आता। तो कितने प्रकार की? 3 प्रकार की न्याय की बात किया गया है। 3 टाइप्स, 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बंधुत्व हमारे संविधान में अपनाया गया। बंधुत्व जो है फ्रांस के संविधान से, फ्रांस में जो क्रांति हुआ था 1789 में, 1789 में, वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लेकर ही क्रांति हुआ था, जिसमें लुई 16वां मारा गया, फ्रांस का राजा। और उसका मेन कारण जो मारने का रहा था वो लुई 14वां था। लेकिन ये नहीं लिखना, केवल हमको लिखना है, इसको हटा दिया जाए, मुझे ये लिखना है केवल मेंस में, भारतीय संविधान में बंधुत्व के साथ साथ जो है स्वतंत्रता और समता शब्द को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में बंधुत्व, स्वतंत्रता और समता शब्द को अपनाया गया है। हालांकि ये तीनों शब्द जो हैं, ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांसीसी से, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से संकल्पना लिया गया है, केवल वहाँ की संकल्पना लिया गया। तो फ्रांस में ये तीनों शब्द नहीं थे, बंधुत्व, स्वतंत्रता और समता नहीं थे। समता का मतलब होता है समानता, इक्वलिटी, है ना। और भारत में इस तरीके का नहीं था। तो भारतीय जो संविधान निर्माता थे, मुख्य रूप से उसमें देखिए अंबेडकर जी भी आते हैं। तो हमारे यहाँ बंधुत्व बहुत कम था, स्वतंत्रता कम था, चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश रूलर था, समानता नहीं हो पाता था, इसलिए इन तीनों शब्दों को अपनाया गया। अब स्वतंत्रता को भी एक्सप्लेन कर दीजिए। भारत में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। भारत में कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, जिसमें कौन से लिख सकते हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति या विचार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? विचार, अभिव्यक्ति लिख सकते हैं, अभिव्यक्ति, विश्वास लिख सकते हैं, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं को उल्लेख। भारतीय संविधान में ये जो स्वतंत्रता शब्द है, ये फ्रांस के संविधान से आया है, जिसमें विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना। ये पांचों जो है कर्म से भी पूछा जाता है। विचार मतलब वाक्य, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये पांचों का कर्म भी पूछ लेता है। प्री में, मेंस में तो आप लिख सकते हैं चाहे जैसे लिखेंगे, लेकिन कर्म से लिखेंगे अच्छा माना जाएगा आंसर। तो अब समता जो है, समता देखिए, समता जो है समानता, समता जब लिखते हैं बीच बीच में आर्टिकल लिख सकते हैं। अनुच्छेद जैसे 15 को लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं, अनुच्छेद 14, 15, फिर 16 भी लिख सकते हैं, 17 भी लिख सकते हैं। समता की बात हो रहा है। समता लाने के लिए ही 16 में लोक नियोजन है। जो एससी को, एसटी को आरक्षण देने की बात है, वो समता केवल लाने के लिए ही आरक्षण है, लाया गया है। रिजर्वेशन जो लाया गया है एसटी को या एससी को या दिव्यांग, एनी कास्ट दिव्यांग या महिला, इनकी स्थितियां पहले दयनीय थी। अब महिलाओं की स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया है, दिव्यांग में भी सुधार हो रहे हैं, एससी में, एसटी में सुधार हो, लेकिन अभी भी और सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इस तरीके का आपको लिखना है, राजनीतिक अप्रोच से नहीं लिखना है, प्रशासनिक अप्रोच से। सुधार काफ़ी ज़्यादा किया गया है, अभी भी सुधार किए जाने की आवश्यकता है, तो इसीलिए उसी के अनुसार अब हो रहे हैं। तो ये समता भी लिख सकते हैं। अब इस तरीके का लिखेंगे कि पूरे इसी प्रकार से संपूर्ण संविधान में
इसको हटा दिया जाए। तो एक चीज़ और हम लिखेंगे, जब हम लोग समाजवाद शब्द लिख रहे थे, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा इंगित नहीं कर पाए थे। समाजवाद शब्द जो मैंने बताया, समाजवाद शब्द लिख सकते हैं। समाजवादी जो शब्द है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। किसकी देन है? समाजवादी जो शब्द है पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। लिख सकते हैं मेंस में, और प्री में भी पूछा गया है। समाजवाद शब्द किसकी देन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। लेकिन यहीं पे एक चीज़ और है, जो भारत का समाजवाद है ये गांधीवादी समाजवाद के अधिक निकट है। अब यहीं पे लिख सकते हैं भारत का समाजवाद, भारत का समाजवाद, समाजवादी विचार गांधी जी के, गांधीवादी समाज के अधिक गांधीवादी समाज धारा के अधिक निकट है। समाजवाद के अधिक निकट है, के अधिक निकट है, अधिक निकट है। थोड़ा सा बढ़िया नहीं लिख रहा हूँ, अधिक निकट है, इस तरीके का लिख सकते हैं। अधिक निकट है। अब देखिए इस तरीके का है आपको नहीं लिखना है इस तरीके का लिखना है। ठीक, ओके। देखिए एक तो मैंने ये लिख दिया कि समाजवाद में गांधीवादी समाजवाद को अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके बाद में अब लिखिएगा अलग एक जो और भी इम्पोर्टेंट है, भारत ने या भारतीय संविधान में गणराज्य को अपनाया गया। भारत ने गणराज्य को अपनाया है, या भारत ने क्या है? गणराज्य को अपनाया है। चाहे गणराज्य लिख दीजिए या गणतंत्र लिख सकते हैं, गणराज्य लिख सकते हैं या गणतंत्र। भारत ने क्या अपनाया है? गणराज्य। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ भी होता है, लिखना है। भारत ने गणराज्य को अपनाया है, इसका अर्थ यह है, भारत में गणराज्य का अर्थ यह है कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष, जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत ना होकर, यानी कि वंशानुगत का मतलब होता है कि पिता के बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ये वंशानुगत होता है। तो गणराज्य का अर्थ ये है कि किसी राज्य का, राज्य मतलब देश से होता है। राज्य एक अपने में विचार संकल्पना लिए हुई है, विशाल है। किसी राज्य का या किसी देश लिख सकते हैं, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर, बल्कि उसका चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चाहे वो राष्ट्रपति, जैसे भारत में राष्ट्रपति है, भारत में जो राष्ट्रपति इसका चुनाव वंशानुगत होता है। कैसे होता है? वंशानुगत नहीं होता, बल्कि उसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि लिखेंगे इसी प्रकार से भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा पर, अवसर के लिए भी बात किया गया है। व्यक्ति की गरिमा पर भी बात किया गया, व्यक्ति की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने की भी बात किया गया है। अनेक जैसे शब्द, अनेक जैसे शब्द भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में झलकते हैं, भारतीय संविधान के दर्शन के रूप में दिखाई देते हैं। भारतीय संविधान का इसमें दर्शन दिखाई देता है। इस तरीके का आप लिख सकते हैं। अब अंत में फिर लिखेंगे, अंततः ये कहा जा सकता है, या निष्कर्षता ये कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कोई प्रतिबंधकारी चीज नहीं है, प्रतिबंधकारी शक्तियां नहीं है। फिर भी इसमें अर्थात संविधान की प्रस्तावना में इसके दर्शन दिखाई देते हैं। इसके जो शब्द हैं इसके आदर्श दर्शन के रूप में, इसके संविधान की आत्मा के रूप में झलकते हैं। जैसे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में लिख सकते हैं। इनका शब्द स्टेटमेंट, अंत में स्टेटमेंट फिर लिख दीजिए, बहुत अच्छा आंसर माना जाएगा। तो निष्कर्षता ये कहा जा सकता है कि इसमें कोई प्रतिबंध, संविधान की प्रस्तावना में कोई प्रतिबंधकारी शक्ति नहीं है, कोई प्रतिबंधकारी शक्तियां नहीं हैं, कोई प्रतिबंधकारी शक्तियां नहीं हैं। फिर भी इसमें
संविधान की आत्मा झलकती है। फिर भी इसमें संविधान की आत्मा झलकती है। क्या है? आत्मा झलकती है। फिर भी इसमें संविधान की आत्मा झलकती है। यदि आपको नहीं अक्षर दिखाई दे रहा है, जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, जो यूट्यूब देखने वाले हैं, तो शब्द को पकड़ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन में समस्या थोड़ा सा आता है, फिर भी ऑफलाइन में समस्या नहीं आता है। तो भारतीय निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई प्रतिबंधकारी शक्तियां नहीं है। फिर भी प्रस्तावना में संविधान की आत्मा झलकती है। जैसे क्या लिखेंगे? जैसे। अब जैसे के बाद जो शब्द लिखेंगे बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे के बाद लिख सकते हैं सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार इनका स्टेटमेंट क्या है? इनका स्टेटमेंट संविधान की डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घ एक ही में दीर्घकालिक होना चाहिए। दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सपनों का विचार है। क्या है? विचार है। तो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो मैंने बताया सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा नंबर दिलाएगा। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसी के बाद मैं अपने वीडियो को अंत करता हूँ। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा जब लगे लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।